स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों स्टॉक मार्केट के इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आप सबको पता है स्टडी IQ पर जो बेसिक चीजें हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, जैसे कि पहला लेक्चर था हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, वहां से लेकर हमने 3 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए थे और ये 4th लेक्चर है। बेसिकली इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि सेविंग्स और इन्वेस्टिंग इसमें डिफरेंस क्या होता है, और उसके बाद हम आखिरी में जानेंगे व्हाई टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देखिए जब भी आप शुरुआत करते हैं, अगर आपकी मान लीजिए कोई पहली नौकरी लगती है या फिर आपके पास कोई सेविंग्स पड़ा है, तो क्यों वो सेविंग्स को इन्वेस्ट करना जरूरी है वो आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा। तो काफी बेसिक से हम यहां पर जा रहे हैं, तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को यह भी बता दूं कि हमारा जो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग का पूरा कोर्स है, जो कि सेबी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट के द्वारा पढ़ाया जाएगा, तो ये आपका ऑलरेडी स्टार्ट हो गया। 16 अप्रैल से नया बैच स्टार्ट हुआ है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। बस आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है, कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, ये जो स्टॉक मार्केट का पूरा कोर्स है, ये उन सभी लोगों के लिए है जो बेसिक से स्टॉक मार्केट को सीखना और समझना चाहते हैं। आप स्टॉक को एनालाइज कैसे करें वो आपको पता चलेगा, जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है वो कैसे आप उसको मैनेज कर सकते हैं, रियल वर्ल्ड केस स्टडीज वगैरह आपको इसके अंदर पढ़ाया जाएगा। कौन एनरोल करना चाहिए इसमें, यहां पर जो बिगनर्स हैं, जो क्यूरियस हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, जो इन्वेस्टिंग को स्टार्ट करना चाहते हैं। फिर इसके अलावा यहां पर अगर आप पहले से ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको अपना नॉलेज बढ़ाना है और रिफाइन करना है, तो इस तरह के कई लोग इस पूरे कोर्स को अवेल कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले यहां पर सेविंग्स और इन्वेस्टिंग, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि सेविंग्स और इन्वेस्टिंग, कई बार लोग इसको एक तरीके से देखते हैं, मतलब उनको लगता है ये सेम चीज है, बट सेम नहीं है। देखो, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट जो है, 2 इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि इंडिविजुअल्स को फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में मदद करता है। मतलब अगर आपने कोई गोल सेट कर लिया कि मुझे ये अचीव करना है, मान लो कोई गाड़ी लेना है, तो उसमें ये सेविंग्स और इन्वेस्टिंग जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जब हम सेविंग्स की बात करते हैं, तो हम सबको पता ही है सेविंग्स क्या होता है, कि जो भी आपके पास पैसा आया, आपने उसमें से कितना परसेंट, कितना जो है उसको साइड में रख दिया, उसी को सेविंग्स कहा जाता है। अब ये सेविंग्स कई तरीके से हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपकी नौकरी लगी और आपका 50,000 इनकम है, 50,000 में से 20,000 रुपए आपने साइड में रख दिया, सेव कर लिया। या तो आप उसको कैश के फॉर्म में अपने घर पर रख सकते हैं, या फिर उसको सिंपली अपने अकाउंट में छोड़ सकते हैं, तो उससे थोड़ा बहुत आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। लेकिन मैं उसको कोई एज सच रिटर्न नहीं मानता हूं। जो सेविंग्स अकाउंट में पैसा पड़ा रहता है, पहले लोगों का माइंडसेट होता था कि चलो मेरा इतना पैसा है, वो सेविंग्स अकाउंट में पड़ा है। देखो, उसका नाम ही क्या है, सेविंग्स अकाउंट, तो इसका मतलब वो ये नहीं है कि आप इन्वेस्ट कर रहे हो। हार्डली उसमें आपको 2-3, मतलब आई थिंक अब तो बहुत कम हो गया है। कुछ ही बैंक्स हैं जो थोड़ा सा 3-4% से ऊपर देते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपको समझना है कि कहीं पर भी अगर आपका पैसा पड़ा है ना, उसमें रिस्क है। भले ही यहां पर रिस्क ऑलमोस्ट जीरो की तरह है, स्पेशली भारत में आपको पता है सरकार किसी भी बैंक को डूबने नहीं देगी। लेकिन हाँ, मैं कोऑपरेटिव बैंक की बात नहीं कर रहा हूं। कोऑपरेटिव बैंक वगैरह में तो लोगों का पैसा डूबता है, लेकिन स्पेशली जो स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं, जैसे यस बैंक में आपको याद होगा कोविड के दौरान क्या हुआ था 2020 में, यस बैंक डूब गया था, लेकिन स्टिल सरकार ने उसको रिवाइव किया, वो बचा रहा और लोगों का पैसा डूबने नहीं दिया। तो जो मेन बैंक्स है उसमें यू डोंट हैव टू वरी, आज के डेट में भारत में पैसा नहीं डूबने वाला। लेकिन स्टिल यहां पर जब हम सेविंग्स की बात करते हैं, तो जो भी आपका परसेंटेज ऑफ पैसा जो आपने डिपॉजिट कर रखा है या फिर अपने पास रखा है, उसको हम सेविंग्स कहते हैं। अब सेविंग्स का पर्पस क्या होता है, देखो सिंपली मैं आपको बताऊं तो सेविंग्स का जो प्राइमरी यूज है, दैट इज इमरजेंसी फंड के तौर पर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। देखा होगा ना आपने घर पर, आपके परिवार में या कहीं पर भी लोग थोड़ा सा पैसा अपने पास रखते हैं, भले ही उनको पता है कि शायद उसकी पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन हो सकता है 10-20 हज़ार रुपए आप अपने पास रेगुलर कैश के फॉर्म में रखते हो। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई इमरजेंसी, कोई चीज़ें आ सकती हैं। आज के डेट में तो काफ़ी चीज़ें डिजिटल हो गई हैं, तुरंत आजकल लोग मोबाइल से ही पेमेंट करते हैं, लेकिन स्टिल उसके बावजूद भी अगर आप देखोगे तो घर में लोग थोड़ा बहुत पैसा रखते हैं। ठीक है, जहां पर आपको कैश की जरूरत है तो आप तुरंत दे सको, उसके लिए आप एटीएम तो भागोगे नहीं बार बार। तो यहां पर जो शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस होते हैं, फिर इसके अलावा यहां पर जो सेविंग्स का मेन पर्पस होता है, अगेन इमरजेंसी फंड की मैं बात कर रहा हूं। जैसे मान लो आप कुछ पैसा अपने अकाउंट में छोड़ते हो, उसको कहीं पर निवेश नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आप अपने अकाउंट में क्यों छोड़ रहे हैं कि कल के डेट में कोई, मान लो आपके घर परिवार में कोई बीमार पड़ गया, अचानक से डॉक्टर के पास जाना पड़ा, तो अच्छा खासा बर्डन आ जाता है। तो इमरजेंसी फंड के तौर पर और जो शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस हैं, वो सबसे मेन पर्पस होता है सेविंग्स का। फिर जहां तक इन्वेस्टिंग का सवाल है, तो सिंपल सा चीज है, देखिए इन्वेस्टिंग इन्वॉल्व्स पुटिंग योर मनी इनटू एसेट्स
विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ अर्निंग अ रिटर्न। तो सिंपली ये बात है, जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था, 50,000 रुपए आप कमा रहे हो, इसमें से 20,000 रुपए आपने सेव किया। जब आप 20,000 रुपए अपने अकाउंट में पड़े रहने दे रहे हो ऐसे का ऐसे ही, तो वो सिर्फ सेविंग कहलाएगा। लेकिन जब आप ये 20,000 रुपए वहां से कहीं पर इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड में डाल रहे हो, या फिर कोई आप शेयर्स या स्टॉक खरीद रहे हो उसका, या फिर आप कहीं रियल इस्टेट या कहीं पर भी आप पैसा डाल रहे हो ना, ये एक्सपेक्टेशन से कि कल के डेट में आपको उससे कुछ रिटर्न मिलेगा, तो उसको हम इन्वेस्टिंग कहते हैं। सेविंग्स तो देखिए यहां पर क्या है कि उसमें कोई रिस्क नहीं है सच, बहुत कम, मतलब देखो हर एक चीज में रिस्क है, जो मैंने आपको बताया कि बैंक भी कभी ना कभी डूब सकता है, कुछ ना कुछ हो सकता है, लेकिन स्टिल वहां पर भी 0.1% का रिस्क है ना। कोई भी अगर आप बैंक ले लो, चाहे कितना भी बड़ा से बड़ा बैंक हो, अमेरिका में आप याद करिए लेमन ब्रदर और कई सारे जो बैंक्स वगैरह थे, क्या हुए, संकट में आ गए, भले ही वो कितने भी बड़े बैंक क्यों ना हो। तो इसी की वजह से क्या है कि यहाँ पर सेविंग्स में आपका रिस्क बहुत कम होता है, इन्वेस्टिंग में यहाँ पर आपका रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन इसमें आपको रिटर्न ज्यादा मिलता है। सेविंग्स अकाउंट में अगर आप अपना पैसा छोड़े रहोगे तो हार्डली 2-3% आपको रिटर्न मिलेगा, और रिटर्न भी क्या है, कुछ भी नहीं है वो तो। लेकिन वही पैसा अगर आप शेयर्स वगैरह में लगा रहे हो, स्टॉक में लगा रहे हो सकता है 20,000 रुपए जो आपने निवेश किया वो हो सकता है शायद 18,000 रुपए हो जाए, लेकिन हो सकता है यही 20,000 रुपए आपका 25,000 रुपए हो जाए 2 महीने बाद, 5 महीने बाद, 6 महीने बाद, जब भी, ठीक है। तो ये आपका इन्वेस्टिंग कहलाता है, जब आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपका जो पैसा है वो एक तरह से ग्रो करेगा। अब पर्पस क्या होता है इन्वेस्टिंग का, सिंपल सा चीज है, पर्पस यही है कि आपके जो फाइनेंशियल गोल्स हैं, फाइनेंशियल गोल कई तरीके के हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, रिटायरमेंट हो गया, आपको घर लेना है तो उसके लिए आप पैसे जोड़ते हो। बचपन में आपको थोड़े बहुत पैसे मिलते थे, तभी आप सेव करते थे, ठीक है, लेकिन उस समय सिर्फ आप सेव करते थे बचपन में। आज के डेट में आपको दिमाग लगाना पड़ता है कि वो पैसे का आप करोगे क्या। अगेन ये भी एक बहुत बड़ी कला है अपने आप में, राइट। सो इन्वेस्टिंग अलाउज योर मनी टू वर्क फॉर यू। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि पैसे कमाने के लिए काम करते हैं, लेकिन जब आपके पास पैसा आ गया और उस पैसे को जब आप इन्वेस्ट करते हो ना, तो वो पैसा आपके लिए काम करता है। ध्यान से समझिएगा कि जो पैसा को आप निवेश करते हो तो वो पैसा फिर आपके लिए काम करता है और आपको कमा कर देता है एक तरह से। तो ये, और जितने भी वेल्थिएस्ट पर्सन है ना पूरे अर्थ में, आप देखिए वो यही काम करते हैं। वो उनकी जो रेगुलर इनकम है वो तो आती रहती है, वो तो एक अलग चीज है, लेकिन जो ऑलरेडी इनकम है वो कैसे उस इनकम से अपना वेल्थ क्रिएट करते हैं, वो अगर आप सीख गए कला तो काफी आगे निकल सकते हैं आप लोग, ठीक है। खैर यहां पर अगर हम बात करें इन्वेस्टिंग के की कॉन्सेप्ट्स के बारे में, देखो सबसे पहला चीज क्या है, पे योर सेल्फ फर्स्ट। पे योर सेल्फ फर्स्ट का मतलब यह है कि जैसे मान लो आज के डेट में मैं देख रहा हूं बड़ा ही संकट हो गया, स्पेशली युवाओं में। क्या होता है कि थोड़ा बहुत भी उनका नौकरी लगा, 15,000 रुपए, 20,000, 25,000 रुपए की नौकरी लगी, तुरंत अचानक से कहाँ गए, आईफोन के शॉप में गए। आईफोन मिल जाता है आजकल, पता है, ये ईएमआई ले लो, हर महीने 5,000 6,000 रुपए देना है और आपको ईएमआई में आईफोन मिल गया। अब आप सोचिए क्या कर रहे हो, आपने अपने आप को पैसा नहीं दिया, आपने क्या किया, सबसे पहले पैसा आपका बिल में चला गया, ईएमआई में चला गया, एक्सपेंसेस में चला गया। तो इन्वेस्टिंग का सबसे की जो कॉन्सेप्ट होता है दैट इज पे योर सेल्फ फर्स्ट। सबसे पहले उसमें से आप अपने आप को दीजिए कुछ पैसा, ताकि आप उसको इन्वेस्ट कर सकें, सेव कर सकें। तो आपको वो चीज प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा अपना फ्यूचर नीड्स को देखते हुए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड साथ ही साथ आपको गोल्स भी ऐसे सेट करने चाहिए जो इंस्पायर कर सकें। अब आप ऐसा गोल सेट करोगे, जैसे आज के डेट में क्या होता है, छोटे छोटे गोल्स हो गए, मोबाइल फोन लेना है, ये लेना है, तो वो कितना हार्डली आपको इंस्पायर कर सकता है। लेकिन एक जो बड़ा लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से जो गोल होते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ एकदम क्रिस्टल क्लियर गोल्स होते हैं कि मुझे ये लाना है, ये अचीव करना है, तो उसके पीछे फिर आपका दिमाग दौड़ने लगता है। तो उस हिसाब से आपको सोचना चाहिए ताकि आपको यहां पर सक्सेस मिल सके। और जैसा मैं आपको बोल रहा था कि गोल्स को आपको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं आईफोन लेना है, ये लेना है, ये भी एक तरह का गोल हो सकता है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म गोल है, तो उसको आपको अलग नजरिए से देखना है। शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल, उसके हिसाब से आपका एक्शन होना चाहिए। खैर, अब यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, डोंट टेक अननेसेसरी रिस्क। अब जैसे मान लो आपकी इनकम है 1,00,000 रुपए पर महीना, आपने गोल सेट कर लिया कि भाई मुझे तो फरारी लेनी है। अब फरारी कैसे आएगी, इनकम है आपकी 1,00,000 रुपए महीना, आपका एक्सपेंस वगैरह भी है, हार्डली आप 10-15 हज़ार रुपए सेव कर पाते हो, 20,000 रुपए सेव कर पा रहे हैं, तो या क्या ये सेविंग से आप फरारी ले पाओगे? नहीं ले पाओगे, इस जन्म में तो नहीं ले पाओगे, राइट। तो इसकी वजह से क्या होता है, लोग अननेसेसरी रिस्क लेने लग जाते हैं, मतलब पैनिक में आ जाते हैं, नहीं लेना ही है, करना है करके, ठीक है। उसकी वजह से आप क्या करते हो, सिंपली सबसे बढ़िया तरीका क्या है पैसे को कई गुना करने का, तुरंत
वो है आपका लोग F&O में घुस जाते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। नहीं पता, कोई बात नहीं, ये स्टॉक मार्केट के बेसिक्स में आता है। खैर, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में एक बार घुस गए तो समझिए आप अपना पूरा का पूरा पैसा डुबा कर ही आओगे, क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शंस लोगों को समझ नहीं आता, उनको लगता है कि ये कमाने का जरिया है, जबकि ये कमाने का जरिया नहीं होता। ऑप्शंस वगैरह जो होते हैं वो बेसिकली हेजिंग की तरह होते हैं, ठीक है। मैं उसमें डीप में अभी नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत से लोगों को शायद पता नहीं होगा, लेकिन स्टिल आपको समझना है कि अननेसेसरी फालतू के रिस्क नहीं लेने हैं, ठीक है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहां पर निवेश करना है, क्या आपका सेट गोल्स है, उसके हिसाब से एक्शन लेना चाहिए। फिर इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो पहलू है, दैट इज स्टार्ट अर्ली एंड गिव टाइम। देखो ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड ये चीज जितना जल्दी आप समझ सको ना, जितना जल्दी आप सीख सको, उतना अच्छे से आप अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। मतलब अगर मान लीजिए कोई एक लड़का है 22 साल का और कोई पर्सन है 32 साल का, अगर वो 22 साल की उम्र में अगर मान लो 5,000 ही सेव कर रहा है, ठीक है, उसने स्टार्ट कर दिया हर महीने 5,000 सेव करना, और कोई 32 साल का के उम्र का कोई पर्सन है, वो यहाँ पर भले ही 10,000 सेव कर रहा है, डबल सेव कर रहा है, ठीक है, लेकिन स्टिल अगर आप देखोगे कुछ साल के बाद 50 ईयर्स के जब दोनों होंगे, तो यहाँ पर जो 22 साल वाला लड़का था उसके पास एनॉर्मस वेल्थ होगा। मतलब 32 साल वाले से 2-3 गुना ज्यादा वेल्थ इसके पास होगा 22 साल, भले ही ये कम निवेश कर रहा है, लेकिन क्यों? इसका कारण ये है क्योंकि उसने बहुत पहले से स्टार्ट कर दिया। और ये कॉन्सेप्ट आता है एक्चुअली कंपाउंडिंग का। कंपाउंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने स्टार्टिंग में कर दिया, वहां से आपको रिटर्न आया, करते करते आपका वो बहुत ह्यूज हो जाता है, शायद समझ नहीं आता, ठीक है। तो भले ही आपका इन्वेस्टमेंट छोटा ही क्यों ना हो, डजंट मैटर, आप भले ही अभी नहीं कमा रहे हो, घर से जो भी पॉकेट मनी वगैरह मिल रहा है, थोड़ा कोई बात नहीं, 1,000 रुपए 1,500 थोड़ा सा ही सेव करो। देखो मैं उस माइंडसेट वाला व्यक्ति नहीं हूं जो ये कहे कि सब कुछ सेक्रीफाइस कर दो, अपना यूथ जियो ही ना, जाके खाओ ही ना बाहर, ऐसा मैं ये इस प्रवृत्ति वाला व्यक्ति नहीं हूं। एंजॉय भी करो, सब कुछ करो, लेकिन जो सीखने की कला होती है ना, जो सीखना चाहिए, वो आपको कैसे आएगा? जब आप छोटे से ही चीजें स्टार्ट करेंगे, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टार्ट अर्ली एंड गिव टाइम, वो आपका वेल्थ बिल्ड होगा ही होगा, और भारत जैसे देश में नहीं होगा तो कहां होगा भाई, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर एक और जो इंपॉर्टेंट चीज आपको इन्वेस्टिंग में ध्यान में रखनी है, वो है आपका डाइवर्सिफाई एंड डाइवर्सिफाई, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप अपने रिस्क को जितना ज्यादा कम करना चाहते हो, उसका एक तरीका है डाइवर्सिफिकेशन। वो कहते हैं ना, नेवर कीप ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, अक्सर आपने सुना होगा। जैसे कि मान लो अगर मैं कहता हूं आप स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं और यहां पर 3 सेक्टर हैं, ठीक है, एक है आपका FMCG, ठीक है, एक हो गया आपका बैंकिंग है यहाँ पर, ठीक है, तीसरा मान लो जैसे डिफेंस के स्टॉक्स हो गए, ठीक है, 3 अलग अलग सेक्टर्स हैं। तो आपने क्या किया, मान लो बैंकिंग, आपको लगा कि नहीं बैंकिंग ही सबसे अच्छा जाएगा, यही सब कुछ है, इसके अलावा तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, सारा का सारा पैसा आपने बैंकिंग वाले में ही डाल दिया। क्या हुआ? अचानक से मंदी आ गई, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, उसकी वजह से पूरे जो बैंक के स्टॉक्स हैं वो धड़ाम से नीचे आ गए, ठीक है। क्या हुआ? अचानक से आप पैनिक में आ जाओगे, तो यहां पर आपका पैसा डूबा कि नहीं डूबा? तो इसकी वजह से क्या है कि अब देखो, प्रिडिक्ट करना कोई चीज बहुत मुश्किल है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बैंकिंग शेयर्स बढ़ेंगे नहीं, हर चीज का समय होता है, कभी कोई सेक्टर ऊपर जाएगा, कभी कोई नीचे जाएगा, कभी कोई ऊपर, कभी कोई नीचे। IT सेक्टर आप देख लीजिए, कभी ऊपर कभी नीचे चलता रहता है, लेकिन ओवरऑल आपको यहाँ पर पॉजिटिव ही ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो इससे क्या होता है कि आपको अपना जो पोर्टफोलियो है उसको डाइवर्सिफाई रखना है, इसमें भी डालना है, डिफेंस के स्टॉक भी लेने हैं, HL के शेयर्स भी लेने हैं, ठीक है, बैंकिंग के शेयर्स भी लेने हैं। यहाँ पर ICICI बैंक, HDFC बैंक है, जो भी HDFC आपने देखा कितना ज़्यादा नीचे आ गया था, अभी आई थिंक फिर से वापस आई गया है। खैर, FMCG, ITC वगैरह हो गया। तो हर चीज़ में आप निवेश करिए, ज़्यादा से ज़्यादा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ एकदम मतलब 100 शेयर्स में लगा दो, ऐसा भी नहीं है। देखो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको हर चीज़ मिडिल ग्राउंड के हिसाब से चलना है, ठीक है। अब मान लो आपने 100 शेयर्स में पैसा लगा दिया, सबके एक शेयर्स लिए हुए हो, अब उसका क्या ही फायदा हो जाएगा? मान लो एक शेयर्स का दाम बढ़ा भी, तो अल्टीमेटली फायदा कितना होगा? एक ही शेयर में ही आपने लगाया, क्योंकि ऐसा भी नहीं है। मतलब डाइवर्सिफाई करिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एकदम खुले तौर पर एकदम छूट कर मान लो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 2000 से ज़्यादा स्टॉक्स लिस्टेड हैं, तो क्या सारे के सारे 2000 स्टॉक्स में लगा दो? ऐसा नहीं है, ठीक है। आई होप आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। खैर, जब हम फाइनेंशियल गोल्स की बात करते हैं, जो मैं आपको बता रहा था कि शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म जब हम बोलते हैं तो बेसिकली इट्स लेस देन अ ईयर, 1 साल का जो गोल होता है। इसके अंदर इमरजेंसी फंड हो गया, क्रेडिट कार्ड डेट हो गया, या ये सब आपको पे करना है, सेविंग्स फॉर वेकेशंस वगैरह, अगर आपको छुट्टी मनाने जाना है, तो ये 1 साल के होते हैं, छोटे छोटे गोल्स होते हैं। मिड टर्म गोल्स क्या होता है? जो 2-3 साल से लेकर 5 साल के बीच में होता है, उसको मिड टर्म गोल्स कहते हैं। जैसे कि आपने तय किया कि आपको घर लेना है, उसके घर लेने के लिए आप लोन पर लेना चाहते हो, तो उसके लिए पहले कुछ तो आपको डाउन पेमेंट देना पड़ेगा ना। मान लो 1 करोड़ का घर है,
तो उसके ऊपर आपको कम से कम 20-25 लाख आपके पास होने चाहिए ताकि आप डाउन पेमेंट कर सको और बाकी का 75-80 लाख रुपए आप लोन पर ले सको। तो उस तरह के जो मिड टर्म्स गोल्स होते हैं वो हो गया आपका। गाड़ी लेना है वो भी एक तरह का मिड टर्म गोल हो गया, हायर एजुकेशन के लिए करना है। खैर तीसरा और मैं समझता हूँ जहाँ तक ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि ज़्यादातर लोगों को मैं देखता हूं कि शायद उसके ऊपर फोकस नहीं करते। ज्यादातर लोग या तो शॉर्ट टर्म पर फोकस करेंगे या फिर थोड़ा बहुत कुछ लोग होंगे जो मीडियम टर्म पर करेंगे। बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं जो लॉन्ग टर्म गोल्स के ऊपर अपना फोकस करते हैं, क्योंकि देखो एक ह्यूमन टेंडेंसी भी ऐसी होती है कि हम लॉन्ग टर्म के ऊपर फोकस ही नहीं करना चाहते, हमारा ध्यान ही नहीं जाता, क्योंकि हम शायद लगता ही नहीं है कि अरे वो देखा जाएगा, उसको टाल देते हैं, राइट। लेकिन अगेन दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ध्यान रखिएगा। चाहे आपको अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए हो, रिटायरमेंट प्लानिंग हो गया, तो ये सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म गोल होती हैं और ये 5 साल से ऊपर वाले जो गोल्स होते हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। खैर यहाँ पर एक और चीज़ ये है जो आपको पता होना चाहिए, दैट इज रिस्क। जो मैंने आपको बताया ना स्टार्टिंग में कि इन्वेस्टमेंट जब आप कर रहे हो तो रिस्क है, लेकिन रिस्क कितना है ये भी तो आपको समझना चाहिए कि किस चीज़ में कितना तरह का रिस्क है। ये आप एक पिरामिड की तरह देख सकते हैं, मतलब जो सबसे बॉटम वाला यहाँ पर है इसमें सबसे कम रिस्क है अगर आप यहाँ पर निवेश करते हैं, सबसे लो रिस्क है यहाँ पर। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, हमेशा जब भी रिस्क हाई होगा आपका रिटर्न के चांसेस भी हाई होते हैं। अगर रिस्क कम है तो रिटर्न के चांसेस भी आपके कम हो जाते हैं, ठीक है। दोनों चीजें यहाँ पर। तो जो सबसे कम रिस्क वाली चीजें होती हैं, इंस्ट्रूमेंट होती हैं जहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो है आपका बॉन्ड्स वगैरह, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गया, डेट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे डेट मतलब क्या है, बॉन्ड्स, अगेन यही चीज, जैसे मान लो रिलायंस हो गई, टाटा हो गए, ये लोग बॉन्ड्स वगैरह जारी करते हैं अपना, ठीक है। डेट फंड वगैरह, म्यूचुअल फंड में भी अगर आप देखोगे तो वहां पर इक्विटी होता है, फिर डेट वाला भी होता है। डेट में बेसिकली आपका पैसा सुरक्षित होता है, आपको पता होता है कि भाई मुझे यहाँ पर 7-8% रिटर्न मिल जाएगा, ठीक है। तो वो आपका डेट फंड होता है। तो बॉन्ड्स वगैरह जारी करते हैं, आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अब तो सरकार ने भी निकाल दिया, आरबीआई, आपको पता ही है कि अगर आप सरकार के भी बॉन्ड्स खरीदना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो। पहले ऐसा नहीं था, पहले या तो सिर्फ जो बड़े बड़े जैसे बैंक्स वगैरह हो गए उन्हीं के लिए मैंडेटरी है तो वो लेना ही पड़ता था उनको, बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स वगैरह वही लोग लेते थे, लेकिन अब आप डायरेक्टली भी ले सकते हैं। तो ये आपका सबसे लो रिस्क वाला होता है। और इसके अलावा जो दूसरा है आपका मीडियम रिस्क वाला, मीडियम में बेसिकली अगेन आपका बैलेंस रहता है रिस्क और रिटर्न में, ठीक है। और मीडियम रिस्क की जब हम बात करते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स, अगेन यहाँ पर लार्ज कैप जो स्टॉक्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े कंपनीज वाले स्टॉक, मीडियम स्मॉल कैप वाले स्टॉक्स भी हो गए, हाई इनकम बॉन्ड्स हो गए, डेट हो गए, तो यहाँ पर रिस्क थोड़ा सा आपका बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ पर रिटर्न भी आपका बेहतर आता है ये नीचे वाले से। तो ये मीडियम रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट हो गए। जो हाई रिस्क वाले होते हैं ना, बहुत हाई रिस्क होते हैं, जैसे आपने कोई इंडिविजुअल स्टॉक में लगा दिया, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, जैसे अडानी वाला, आपको याद है ना, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी। अब मान लो किसी पर्सन ने अडानी में ही पूरा लगाया होगा पैसा, और अडानी एंटरप्राइज का प्राइस मुझे याद है शायद 2800-3000 के आसपास कुछ चल रहा था उस समय, हिंडनबर्ग रिपोर्ट के पहले। और जैसे ही हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है उसके बाद मुझे याद है 1 फरवरी 2023 बजट के सेकेंड हाफ में, मुझे याद है अचानक से अडानी के जो स्टॉक्स हैं, शेयर्स हैं, लुढ़कना स्टार्ट हो जाते हैं, भयंकर लुढ़कते हैं। 3000 का जो अडानी एंटरप्राइज का स्टॉक है, शेयर है, वो आपका लगभग आई थिंक शायद 1100 के आसपास आ जाता है। तो ये बहुत हाई रिस्क वाले इन्वेस्टमेंट हो जाते हैं। क्रिप्टो करेंसीज वगैरह हो गया, फ्यूचर एंड ऑप्शन, ये तो बहुत ही हाई रिस्क, ये तो मैं अलग ही कैटेगरी में इसको डाल सकता हूँ। फ्यूचर एंड ऑप्शन अलग ही चीज हो जाती है पूरी, ठीक है। तो ये आपके हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट होते हैं। लेकिन हाँ, जिन लोगों ने सोचो अब अडानी के शेयर से 1011 पर आ गए, अडानी एंटरप्राइज के, अब जिन लोगों ने यहाँ पर रिस्क लिया होगा और खरीद लिया होगा, तो आज के डेट में आपको पता ही है वापस 3000 के ऊपर चला गया है, तो रिटर्न आया कि नहीं, 3 गुना हो गया। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं, जहां पर रिस्क ज्यादा है वहां पर रिटर्न भी ज्यादा है। खैर, स्टॉक मार्केट में एक वैसे तो हम इस सब के बारे में आगे भी डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन यहां पर प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट ध्यान रखिएगा। जस्ट शॉर्ट में मैं आपको बता दे रहा हूं। प्राइमरी मार्केट, स्टॉक मार्केट की जब हम बात करते हैं ना, तो उसमें एक प्राइमरी मार्केट होता है, स्टॉक और सेकेंडरी मार्केट होता है। प्राइमरी मार्केट बेसिकली आजकल एक शब्द काफी ज्यादा पॉपुलर हो रखा है, क्योंकि काफी सारे कंपनीज जो हैं वो अपने आप को लिस्ट कर रहे हैं, तो उसको कहा जाता है आईपीओ। आप सबको पता होगा, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है, आईपीओ। तो यहां पर क्या होता है, जब कोई कंपनी या सरकार कोई भी जब पहली बार अपने सिक्योरिटीज को जारी करती है मार्केट में, तो वो प्राइमरी मार्केट में किया जाता है, वो सेकेंडरी मार्केट में नहीं होता है। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर LIC हो गया। LIC पहले 100% सरकारी कंपनी हुआ करती थी, लेकिन सरकार ने क्या किया, इसका कुछ हिस्सा बेच दिया। तो पहली बार जब शेयर्स अपना बेचा सरकार, अपना हिस्सा बेचा सरकार ने, ठीक है, 5% करीब, तो ये कहां पर
शेयर्स जो है आपके बिके, ये बिके प्राइमरी मार्केट में। जो आईपीओ में जब आप निवेश करते हो ना, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जब पहली बार आप लेते हो किसी कंपनी का शेयर, तो वो प्राइमरी मार्केट होता है, ठीक है। अब मान लो एक बार ये एलआईसी के शेयर्स रिलीज हो गए मार्केट में, अब जिन्होंने भी खरीदा मान लो, और जब वो अपने शेयर को बेचेंगे, स्टॉक को बेचेंगे, तो वो कहां पर बेच सकते हैं? वो बेसिकली सेकेंडरी मार्केट में बेचते हैं। सेकेंडरी मार्केट कुछ नहीं, बेसिकली ये आपका स्टॉक एक्सचेंज है, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया, अमेरिका में नैस्डैक हो गया, डाउ जोन्स हो गया, तो वहां पर जब आप अपने बेचते हो ना शेयर्स वगैरह को, ठीक है, तो वो आपका सेकेंडरी मार्केट होता है बेसिकली। तो यह आपको ध्यान में रखना है, सेकेंडरी मार्केट में जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं, ठीक है, उसकी बाइंग एंड सेलिंग होती है। तो यहां पर उसका कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। कंपनी तो ने तो क्या किया, पहली बार शेयर्स इशू कर दिया, बस गया। अब जिस भी पर्सन के पास है वो उसकी मनमानी है कि वो जब चाहे शेयर बेच सकता है, और अगर उसको खरीदना है तो किसी और से खरीद सकता है। तो ये होता है आपका सेकेंडरी मार्केट, ठीक है, जो जहां पर आप डायरेक्टली आप डीमैट अकाउंट वगैरह खुलवाते हो और निवेश करते हैं आप उसके माध्यम से, ठीक है। खैर, यहां पर अब हम फाइनली आते हैं जिस सवाल का जवाब हमें लेना था, दैट इज व्हाई ट्रेड इन द स्टॉक मार्केट। क्योंकि हमने सेविंग्स को समझा, इन्वेस्टिंग को समझा, स्टॉक मार्केट का जो सेकेंडरी और प्राइमरी मार्केट समझा, लेकिन व्हाई ट्रेड इन द स्टॉक मार्केट, क्यों हमें स्टॉक मार्केट में जाना चाहिए? देखो, सिंपल सी चीज है कि स्टॉक मार्केट हमें अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है फॉर इंडिविजुअल्स कि हम इन्वेस्ट कर सकें और अपने पैसे को ग्रो कर सकें। अब मैंने आपको बताया तो था कि इन्वेस्टिंग करना चाहिए, हर एक किसी को करना चाहिए, लेकिन कहां पर करना चाहिए और क्यों करना चाहिए? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आप चाहोगे ना कि आपको कम रिस्क में ज्यादा से ज्यादा रिटर्न आ सके। तो कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट में जब आप निवेश करते हो, देखो स्टॉक मार्केट एक बहुत वाइडर टर्म हो गया, अम्ब्रेला टर्म हो गया, इसमें बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। जैसे म्यूचुअल फंड्स वगैरह के थ्रू भी आप कर सकते हैं, इंडिविजुअली भी आपको इन्वेस्ट करना है वहां से कर सकते हैं, ईटीएफ वगैरह के थ्रू करना है, अलग अलग माध्यम यहाँ पर जैसे भी आप करना चाहो, ठीक है। तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है ताकि आप अपने वेल्थ को ग्रो कर सको। और स्पेशली मैं बार बार यही कहता हूं, भारत में रहकर अगर आप यहाँ पर निवेश नहीं कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो फिर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड व्हेन यू बाय स्टॉक, तो बेसिकली आप एक कंपनी के शेयर्स को ले रहे हो, आप ओनर बन रहे हो उस कंपनी के एक तरह से। सो यू डू नॉट नीड अ लॉट ऑफ मनी। देखो, आपके पास कुछ भी पैसा हो, हाँ, बड़े बड़े धुरंधर होंगे स्टॉक मार्केट में, करोड़ों लाखों करोड़ों रुपए निवेश करते हैं, रोज बाइंग एंड सेलिंग होती है, बट यहां पर ऐसा थोड़ी है कि जो बड़े हैं वही निवेश कर सकते हैं। क्या कोई छोटा पर्सन निवेश नहीं कर सकता? क्या 5,000 वाला जिसके पास है, क्या वो निवेश नहीं कर सकता? वो भी कर सकता है, राइट। तो यहां पर आप निवेश करिए, और आपको बहुत ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। जैसे कि अगर आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, आपको रियल इस्टेट में निवेश करना है, तो वहां पर तो आपको लाखों रुपए चाहिए निवेश करने के लिए। यहां पर वो चीज़ नहीं है, आपको जितना है आप वो कर सकते हो। फिर इसके साथ साथ एक और खास बात ये होती है कि यहाँ पर आपका पैसा काफ़ी लिक्विड रहता है। आपके पास कोई शेयर्स वगैरह पड़े हुए हैं किसी कंपनी के, आप जब चाहो बेच सकते हो सेकेंडरी मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, ठीक है। तो आपको जब पैसा चाहिए वो भी ले सकते। मान लो आपके पास प्रॉपर्टी है, जमीन है, आपको पैसे की जरूरत पड़ी, क्या इतना आसान है कि जमीन बिक जाए और आपको पैसा मिल जाए? नहीं है ना। तो वही चीज है। एंड अगेन, स्टॉक मार्केट में अगर आप चीजें सीखना चाहते हो तो आसानी से आप सीख भी पाएंगे। खैर, जाने से पहले लास्ट में ये भी बता दूं कि जब आप निवेश करते हैं ना, तो आपका मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट मेकिंग का। लेकिन बेसिक प्रिंसिपल क्या है प्रॉफिट मेकिंग का? बेसिक प्रिंसिपल है बाय लो एंड सेल हाई। मतलब स्टॉक मार्केट में कोई भी चीज आप ले लो, कोई भी शेयर ले लो, वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हमेशा ऊपर ही जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ नीचे ही जा रहा है, कभी ऊपर आ ही नहीं रहा है। हाँ, कुछ होते हैं, कंपनी उपनी डूब रही है, वो एक अलग चीज है, एक अलग मामला है। लेकिन कभी ऐसा होता नहीं है ना कि कोई भी स्टॉक सिर्फ ऊपर ही जाएगा। कोई आप एक बता दो, एक स्टॉक, कभी नहीं हुआ है। हमेशा स्टॉक जो है कभी ऊपर जाएगा, फिर कभी नीचे आएगा, फिर कभी ऊपर, फिर कभी नीचे। लेकिन ओवरऑल स्पेशली ट्रेंड अगर आप देखोगे अच्छे कंपनीज के स्टॉक्स में, तो वो आपको ऊपर ही जाते हुए देखने को मिलेंगे ओवरऑल। तो यहां पर आपको ट्रैक करना है कि कब उस कंपनी के जो शेयर्स का वैल्यू है, वो इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो आपका हाई है, और उसके शेयर्स का प्राइस जो है वो एक तरह से लो है। ये आपको समझना है। तो जब उसके शेयर्स का प्राइस आपको लो लगता है, तो वहां पर आपको उसको कैच करना है, और जब आपको लगता है कि हाँ ओवर वैल्यूड हो गया है, तब आप उसको बेच देना है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। अगेन, अगर ऐसा इतना आसान होता तो हर कोई ऐसा ही करके कर लेता। तो यहाँ पर अलग अलग कॉन्सेप्ट्स होते हैं। अगेन, मैं यही कहूँगा कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, हर एक किसी को करना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो तो आप अपना पैसा खो रहे हो, सिंपल सी बात है, ठीक है। आप अपना पैसे को खो रहे हैं। अब जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि कौन सा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इन चारों में से कौन सा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट गिव्स द होल्डर द राइट टू बाय और सेल एन अंडरलाइंग एसेट
एट अ स्पेसिफाइड प्राइस विथ इन अ सर्टेन टाइम फ्रेम। ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया कि अगर आप स्टॉक मार्केट का जो फंडामेंटल्स हैं, इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हैं तो डेफिनेटली बहुत ही लो प्राइस पे ये रखा है, पूरा कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड परिमल आडे जी जो कि सभी के साथ रजिस्टर्ड हैं, उनसे आप ये सब कुछ सीख पाएंगे। इसमें आपको जितने भी लेक्चर्स हैं समय समय पर मिलते रहेंगे, रिकॉर्डेड होंगे, आप जितनी बार चाहो देख सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको जो डाउट सेशंस वगैरह हैं, लाइव सेशंस वगैरह डाउट वाले, वो भी आपके कराए जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।